रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाकायदा आज के सेशन का आगाज़ करते हैं जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ के ऊपर है। तो मैं आज के स्पीकर का तारुफ करवाना चाहूँगा जो कि बिल्कुल भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके एजाज़ में कुछ अल्फाज उनकी पेशी खिदमत मैं बताऊँगा। उनका तारुफ डॉक्टर अली अकबर जो कि यूके से मौजूद हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। सर कैन यू हियर? जी, I can hear you, Hamza. तो सर इस वक्त यूके में मौजूद हैं, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूके इन 1985। मैं सर को दावत दूंगा कि सर आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि मेरे लिए ये ताकि मैं आपका इंट्रोडक्शन करूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझा कि मैं करूँ। सर ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। थोड़ी सी ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो सीएफ के बच्चे पाकिस्तान में हैं उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी हो जाए। जहाँ तक मेरा ज़ाती तारुफ का है, मैं अंडर मैट्रिक हूँ, सिर्फ 9वीं जमात पास हूँ और उसके बाद से मुल्क बदर कर दिया गया था या हो गया था। और इसी ज़िम्मे में फिर मैं यूके में पिछले 49 ईयर्स से हूँ, तो सिर्फ हाफ सेंचुरी बनाने में 1 साल बाकी है। तो यहीं से मेरी बाकी की सभी जो हैं तालीम का सिलसिला शुरू, और यहीं का मैं ग्रेजुएट हूँ और यहीं पे इतने सालों से 38 ईयर्स से यहाँ के NHS में काम कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में आज तक मैंने काम नहीं किया, लेकिन विजिट काफ़ी होता रहा। और CF में मेरा इंटरेस्ट जो है ये तकरीबन लेट 90s में 1996 से जो है ना वो शुरू हुआ, जबकि मैं यहाँ रेस्पिरेटरी की ट्रेनिंग कर रहा था, सिस्टिक फाइब्रोसिस यूनिट के ऊपर था। तो यहाँ पाकिस्तानी मरीज जो थे और एशियन मरीज जो थे वो देखे, तो मैंने कहा कि अगर ये मर्ज यहाँ के पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी फैमिलीज में है तो जाहिर है कि पाकिस्तान में भी होंगे, और पाकिस्तान में ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन लोग रह रहे हैं। तो ये मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान लिंक उस वक्त पैदा हुआ था जबकि मैं ट्रेनिंग में था। और ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा सिलसिला जो था पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन वो मुझे मदऊ करती रही एज ए गेस्ट स्पीकर। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही कि मैं वहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में जो है वो लेक्चर्स वगैरह करता रहूं, जो काफ़ी किए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। और फिर हमारा ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का व्हाट्सएप ग्रुप बना, इसमें क्लिनिकल इनपुट वगैरह के हिसाब से वो काफ़ी एक्टिव रहा, और ऑनलाइन जो है वो क्लिनिकल एडवाइस के हिसाब से जितनी कोशिश कर सका, जितना टाइम दे सका, कोशिश की है। और अल्लाह ताला उससे कबूल करे और बच्चों के हक में बेहतर करे, उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो उसके अलावा 2015 में शायद हमने पहला सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिंपोजियम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर में किया था। और यहाँ से मेरी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की टीम, जिसमें डाइटिशियन वगैरह और फिजिशियन और मेरे और मेडिकल कॉलीग थे, वो हम 4 की टीम जो थी वो स्पेशली लाहौर आए थे।
और हम 5 दिन तकरीबन ठहरे थे, जिसमें 2 दिन जो था वो हमारा फुल सिस्टिक फाइब्रोसिस का था और 3 दिन वहाँ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का सिंपोजियम था, उसमें पार्टिसिपेट किया दूसरी चीज़ों के मुतालिक। तो ये उस दिन जो था ये फर्स्ट एवर सिंपोजियम इन पाकिस्तान अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस था। और उसके बाद से मैं रेगुलरली जो है पिछले 8 साल से पाकिस्तान जब भी आता हूँ क्लिनिक वगैरह करता हूँ, कराची में, फैसलाबाद मेरी एक दफ़ा जाना हुआ, लाहौर में जब भी जाता हूँ मैं ज़रूर वहाँ क्लिनिक करता हूँ, पिम्स में, सरगोदा में। तो जहाँ भी मौका मिलता है कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में काम आज तक किया नहीं है, ना मेरी वहाँ बेस है, तो मैं अपने जो मेहरबान कॉलीग्स हैं, जो हजरात डॉक्टर हजरात हैं, जैसे प्रोफेसर हिना आयशा थी इस वक्त फैसलाबाद में, उन्होंने क्लिनिक किया, इंडस हॉस्पिटल कराची में डॉक्टर फरीदुद्दीन थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी पिछली दफ़ा जब मैं कराची गया था। लाहौर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और ऑलवेज आर वेलकमिंग मी, और मेरी फैकल्टी के साथ भी उनका लिंक है, और मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी वहाँ हूँ पीडियाट्रिक्स में। तो वहाँ मेरा जो है वो ज़्यादा बनता है और उनका हक मुझके ऊपर ज़्यादा है, इसलिए मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ वहाँ ज़रूर मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्लिनिक करता हूँ। तो ये एक्टिविटीज़ जारी हैं, अल्लाह ताला इन्हें जारी ही रखे, और जहाँ तक कोशिश सकी है लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि पाकिस्तान में ये डिजीज़ जो है वो इतनी देखी नहीं जाती है या देखने की कोशिश नहीं की जाती, तो इसकी अवेयरनेस जो थी वो बहुत ज़रूरी था कि लोगों तक पहुँचे। और सबसे पहले जो मेडिकल कॉलीग्स हैं उनके लिए अवेयरनेस का होना जो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीज जो हैं हमारे पाकिस्तान में इलिटरेसी काफ़ी है, अनपढ़ लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो उनकी वो तो बच्चों के बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और फिर डॉक्टर्स के ऊपर मुनहसर है कि वो बच्चों को कैसे चेक करती हैं, क्या उनका डायग्नोसिस करते हैं, क्या तशखीस करते हैं। तो जितनी देर तक डॉक्टर्स की जो है ना वो परसेप्शन और ट्रेनिंग और सोच वो ठीक नहीं होगी कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के डायग्नोसिस को जो है वो कंसीडर करें, बच्चों को ये सही तरीका से डायग्नोज नहीं होगा, और अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली उसका इलाज भी ठीक नहीं होगा, और बच्चे और बच्चों की फैमिली सभी परेशान वक्त गुजारते रहेंगे। तो इसी मन में सबसे पहले मेरी यही कोशिश है सर आपका ना माइक म्यूट हो गया। जी। शायद बच्चे के ट्राई करने से मेरा माइक है वो भी जो म्यूट हो गया, तो आई एम सॉरी। अब पता नहीं है मैंने कहाँ छोड़ा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा कर रहा था अपने मेडिकल कॉलीग्स का पाकिस्तान में, जिन्होंने मुझे टॉलरेट किया, और मेरे इतने सारे जो लेक्चर हैं सभी सिस्टिक फाइब्रोसिस के मतलब कोई जो उनसे भागे नहीं, और हमेशा मुझे मदद करते रहे हैं कि मैं हमेशा उनसे बात करता रहूँ, क्लिनिक करता रहूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का। और जिन्होंने उसके बाद फिर एक कदम और आगे बढ़े हैं और अपने अपने शहरों में उन्होंने क्लिनिक्स करने शुरू कर दिए हैं, और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है वो फर्स्ट वन के उन्होंने सिस्टिक फाइब्रोसिस मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक जो है वहाँ स्टार्ट किए इस साल से। हालांकि फ्राइडे मॉर्निंग वो वहाँ दूसरे क्लिनिक भी करते हैं जिसमें दूसरे मरीज भी होते हैं, और इसके बाद अब फैसलाबाद में शुरुआत हुई है, और अल्लाह ताला करे कि यह सिलसिला मुतवातर चलता रहे, और इसी तरह दूसरे जो शहर हैं उनमें भी ये सिलसिला चलता रहे। तो मैं कह रहा था कि ये मेडिकल कॉलेज हैं, इनका जो है जानना बहुत ज़रूरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस के मुतालिक, कि जब मरीज आए तो फिर उनकी सही तशखीस कर सकें और फिर सही उनका इलाज तजवीज़ कर सकें। क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये मेनली अगर मैं आपको बताऊं अब CF के मुतालिक, तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, एक मरूसी बीमारी है जो कि फैमिलीज में पाई जाती हैं, और क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंट्रा फैमिली मैरिजेस जो कि कज़न मैरिजेस के हिसाब से कहा जाता है वो काफ़ी होती हैं, लिहाजा विद इन उस फैमिली के अंदर जो है वो जीन पूल जो है वो काफ़ी बढ़ता जाता है। हालांकि आम पॉपुलेशन में इस जेनेटिक की इतनी जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है कंपेयर टू द वेस्ट, और यूके में मिसाल के तौर पे 1 in 25 बंदे, अगर 25 में से एक बंदा जो है वो कैरियर होगा इस डिजीज का। और फिर ऑब्वियसली उनके आपस में शादी, उनके बच्चे होने का है कि यहाँ अमूमन जो है कि 2500 बर्थ्स में से एक बच्चा जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का पैदा होता है, जिस ऑन एवरेज 5 बच्चे जो हैं एवरी वीक यहाँ यूके में वो पैदा हो रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के हिसाब से। तो
ये जो है सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और पाकिस्तान में भी जो है जब हमने ये शुरू किया सिलसिला तो लोगों ने फिर इसका सोचना शुरू किया तशखीस के हिसाब से। तो फिर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बेहतर होना शुरू हुई, तो डायग्नोसिस होना शुरू हुई। और इस वक्त काफ़ी मरीज हैं पाकिस्तान में, और कई ऐसे भी मरीज हैं जिनका अभी तक हमें पता ही नहीं है, और उन्हें भी पता नहीं है कि उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं है। क्योंकि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कंडीशन है, इससे दो चीज़ें जो है वो ज़्यादा मुतासर होती हैं। एक लंग्स के बच्चों को लगातार जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन होते रहते हैं, खांसी आती है, बलगम होती है, इन्फेक्शन होते रहते हैं और बच्चे बीमार काफ़ी रहते हैं, और ये लगातार ये के बाद दीगरे इन्हें चेस्ट इन्फेक्शन होते रहते हैं। और दूसरा सबसे जो बड़ा मसला होता है इनका, ये खाने का होता है कि इनका खाना जो खाते हैं वो हजम नहीं होता है, क्योंकि जो लबलबा होता है, पैनक्रियास होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम, हाजमा के जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिनकी वजह से ये जो कुछ खाते हैं उनका सही हाजमा नहीं होता है, और बच्चों को पेचिश रहते हैं, चिकनाई वाले स्टूल आते हैं, पेल स्टूल होते हैं, वो काफ़ी ऑफेंसिव और स्मेली होते हैं। तो वो क्योंकि उनका खाना हजम नहीं हो रहा था, तो लिहाजा उनका वजन नहीं बढ़ता। तो ये वजन ना बढ़ना और उसके साथ चेस्ट इन्फेक्शन होना, ये कॉमन जो है और कॉमनेस्ट सिम्टम जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये गैस्ट्रोएंटराइटिस और टाइफॉइड वगैरह की वजह से भी पेट की खराबी के कई मसाइल जो है वो होते रहते हैं, और उसके साथ बच्चों को इन्फेक्शन भी होते रहते हैं। तो जब भी मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के, तो उनका इलाज करेंगे, उन्हें एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, कफ मिक्सर देंगे, कोई और चीज़ देंगे, तो वो वक्ती तौर पे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि उनकी तशखीस सही नहीं होती है, तो उस लिहाज से वो दोबारा फिर और इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, और सही काबू नहीं किया जा सकता उनके ऊपर, और जो इन्फेक्शन होते हैं वो पहले से फिर ज्यादा सीरियस होते जाते हैं, क्योंकि एक तो लंग डैमेज होते रहते हैं रिपीटेड इन्फेक्शन के साथ, और दूसरा जो इन्फेक्शंस इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, बग्स वगैरह होती हैं, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाती हैं, तो फिर एंटीबायोटिक्स भी उनके ऊपर काम करना छोड़ देती हैं। तो वक्त के साथ साथ ये एक बहुत मसला बन जाता है कि एक तो उनके ब्रीदिंग ठीक नहीं होती है, और दूसरा जो इनको इन्फेक्शन हो रहा है वो कोई मौजू एंटीबायोटिक रहती नहीं है कि आप उन्हें दे सकें, उनका इलाज कर सके। तो ये चलो, और पाकिस्तान में कई ऐसे मरीज होंगे कि जिनके बच्चे जो हैं शुरू में वो कोई दमा के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रही होगी, किसी को टीबी के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रही होगी, क्योंकि ये चीजें आम कॉमन पाई जाती हैं। और क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई सोचता नहीं था, लिहाजा वो बॉटम ऑफ द लिस्ट होती थी। और इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, बच्चे जाते हैं तो वो डायरिया की शिकायत में उन्हें वो जो भी वहाँ मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, फ्लैजिल होता है, वो दे देंगे। तो कहीं को शायद वक्फा आ जाए, कुछ आराम आ जाए, लेकिन ज्यादा तो बेहतर नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी वो तशखीस सही नहीं होती है। जितनी देर तक उन्हें सही दवाई जो कि पेनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट होती है वो नहीं देंगे, उनका वो डायरिया वगैरह वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा ये डायरिया जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होता है, ये फैट माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। और पाकिस्तान में और ममालिक, दूसरे ममालिक में सीलियक डिजीज एक होती है, जिसकी वजह से भी हाजमे की जो हाजमे का फर्क पड़ता है, तो वो भी जो है कि सीलियक डिजीज के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रही होती है। कई और कंडीशन होती हैं पैनक्रियास की, लबलबा की, जो कि इंडिविजुअली ये सिर्फ लबलबा की प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ जरूरी नहीं है उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, तो वो हेरिडिटरी जो है ना, वो पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होती है, वो भी कई दफा जेनेटिक होती है, तो कहीं को वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितनी देर तक फुल किसी ने वैल्यूएशन नहीं करनी है, उतनी देर तक वो बंदे की तशखीस नहीं होगी, डायग्नोसिस नहीं होगा, और लिहाजा उसके साथ फिर उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं होगी। तो डॉक्टर हजरात से मेरी स्पेशल गुजारिश है कि जब भी किसी बच्चे को देखें जिनको रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, या उनको हाजमे की प्रॉब्लम हो रही है जिसके साथ उनका वजन नहीं बढ़ रहा, तो उस सूरत में उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ जो है सोचना उनका जरूरी है। उनके जो टेस्ट होते हैं वो जरूरी है, वो करें, और उसके बाद देखें कि उसके बाद फिर देखें कि क्या आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे इस तरह से खुशी है कि ये लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, और सोचने के साथ साथ हमारे तशखीस के जो टेस्ट वगैरह हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी वो हो रही है। और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वो कर रहे हैं, मुल्तान कर रहे हैं, आवा हॉस्पिटल कर रहे हैं, इस्लामाबाद में है स्वेट टेस्ट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो अवेलेबल है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी के लिए स्टूल टेस्ट जो कि स्टूल फीकल एलास्टेज का टेस्ट होता है, वो भी अवेलेबल है, किया जा सकता है, और हो रहा है, जिससे कि पता चल जाता है कि क्या बच्चे को ये क्रियोन सप्लीमेंट्स वगैरह की जरूरत है या नहीं है। और इसी तरह उसके बाद फिर जेनेटिक्स है, और मैं इसके लिए
डॉक्टर मीमा है आगा खां यूनिवर्सिटी लाहौर से, उनका मशकूर कि उन्होंने रिसेंटली जो है अपने रिसर्च के हिसाब से या उन्होंने जेनेटिक फैसिलिटी के हिसाब से शुरू किया, जिसमें उन्होंने सिस्टिक फाइब्रोसिस जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं उनको वो फ्री सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है। और इसी तरह डॉक्टर अनम सफदर हैं हमारे इसी ग्रुप में भी हैं, तो उन्होंने अपनी पीएचडी के हिसाब से जो है वो जेनेटिक एनालिसिस जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के फैमिली को फ्री ऑफ चार्ज जो है वो करने के दिया है। तो इन दोनों जो हैं पार्टीज, इनका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने ये सहूलत दी है कि वो कर सके। अदरवाइज अगर किसी ने जेनेटिक टेस्ट करवाना है तो पाकिस्तान में सिर्फ एक जीन टेस्ट हुआ करती कि जो कि डेल्टा F508 होती थी, और ये जीन जो है ये वन ऑफ द 2100 समथिंग जीन्स हैं जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। तो एक होती थी और बाकी 2100 जो है वो फिर भी नहीं होती थी। और अगर उनका टेस्ट करवाना हो तो फिर अभी जो है ये फैसिलिटी है कि अमेरिका टेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन उसकी लागत जो है वो तकरीबन $250 के हिसाब से है। और आज का मेरा जो भाव है डॉलर का रुपीज में $286 है, तो ज़रब दे लें तो देख लें कितनी कीमत बन जाती है उस लिहाज से। तो अनअफोर्डेबल चीज़ हो जाती है कई दफ़ा। तो ये चीज़ें अब जो है पाकिस्तान में मुयसर हो रही हैं कि टेस्ट वगैरह हो जाते हैं और उसके साथ सही तशखीस हो जाए तो फिर उसका सही जो है इलाज किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये चेस्ट इन्फेक्शंस और हाजमे की ये सबसे कॉमनेस्ट जो है ये प्रेजेंटेशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस की। लेकिन 10 से 15% ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पैदाइशी तौर पे पैदा होते हैं तो उनकी जो आंतें होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसे कि मेकोनियम आलियस कहते हैं। तो उन्हें कई दफ़ा जो है वो विद इन डे और टू जो है उन्हें पेट की सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, और फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं और बाकी की चीज़ें चल जाती हैं उसके साथ साथ। लेकिन 10-15% जो बच्चे सिस्टिक फाइब्रोसिस के होते हैं वो पहले कुछ दिनों में ही अपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से मेकोनियम आलियस के हिसाब से वो प्रेजेंट करते हैं। जो दूसरी प्रेजेंटेशन हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की, वो उसमें कई बच्चे जो है वो जॉन्डिस होते हैं, और जॉन्डिस की भी होते हैं दो किस्म की जॉन्डिस होती है। एक तो नॉर्मल आम बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, इसका ये मकसद नहीं है कि हर बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लेकिन ये अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है जो कि डॉक्टर हजरात जो है वो समझते हैं कि क्या कुछ है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को होती है, और बिलखसूस जो बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं उनको ज्यादा होती है, लेकिन वो सीरियस उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो ये आप कोई ना समझे कि मिल्क फीड जो है वो माँ की नहीं बल्कि बॉटल की दें, वो हरगिज ऐसा ना करें, वो आप प्लीज जारी रखें, वो ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि एक ये जॉन्डिस बिल्कुल अर्ली डेज में, एक ये मेकोनियम आलियस की जो मैंने कंडीशन पैदाइश के वक्त हो जाती है, और उसके बाद फ्यू डेज में जो पहला हफ्ता होता है उसके दौरान एक जॉन्डिस हो जाती है, और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और फेलियर टू थ्राइव वाली चीजें वो चलती हैं। कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जब वालिदैन बच्चों को प्यार करते हैं तो उनको किस करते हैं तो वो सॉल्टी जो है ना वो टेस्ट का होता है, तो ये भी एक अलामत है जो कि पाई जाती है। यहाँ ऑब्वियसली जिन फैमिली में बच्चे ऑलरेडी सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोस हो चुके हैं उनको अगर कुछ सिम्टम्स हो तो बच्चे वालिदैन जो है उन्हें शक पड़ जाता है, तो वो फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि हमारे पहले बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज चेक करिए, इससे तो नहीं है या। उसके अलावा कई बच्चे होते हैं उनके नाक में वो पॉलिप्स होती हैं कि नेजल पॉलिप्स कहते हैं, उस लिहाज से उनका नेजल कंजेस्शन हो जाता है, रनी नोज लगातार रहता है, तो वो हो जाता है। या बच्चों को डायरिया वॉमिटिंग की जब शिकायत होती है आम वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो उनको जो सोडियम पोटासियम और मैग्नीशियम वगैरह चीजें होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है जो कि ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट होने की वजह से, और जब ये बच्चे एडमिट होते हैं डिहाइड्रेशन से तो उस वक्त करते हैं तो क्लोराइड वगैरह भी काफी लो होता है, तो वो शक किया जा सकता है, उसके बाद टेस्ट करना जो है वो पड़ जाता है। और कई सिस्टिक फाइब्रोसिस की ऐसी भी किस्में हैं जो कि बचपन में इतनी जाहिर नहीं होती हैं, बल्कि जब बंदे एडल्ट्स हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, तो उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर ये जो है ना इनफर्टिलिटी, ये भी एक प्रेजेंटिंग सिम्टम है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। और हमारे ग्रुप में इस वक्त तकरीबन 4 बड़े फैमिली मेंबर्स हैं जिनको इसी सूरत में जो है वो प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चल गया था। तो ऐसी चीजें जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में चली जाती हैं और प्रेजेंटेशन जो है वो कॉमन होती है। अब क्योंकि
लोगों को पता है कि ये चेस्ट इन्फेक्शन होती हैं और इसके साथ जो है जो माल अब्जॉर्प्शन होती है, खाना हजम सही नहीं होता, तो डॉक्टर्स को पता है। तो अब इसके जो है ना सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप एहतियात कर सकें तो उसके साथ ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो कम किए जा सकते हैं। और इसको कम करने के तरीका कार है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों के जो है हिफाजती टीके वगैरह लगते हैं वो बच्चों को जरूर लगवाएं। हर साल फ्लू के इंजेक्शन जो लगते हैं वो इन्हें लगवाएं। जो भी ये जो कोरोना वायरस वगैरह के इंजेक्शन वगैरह जो थे, इम्यूनाइजेशन होते हैं वो करवाएं। तो ये हिफाजती टीके जो है वो बहुत जरूरी हैं। और बच्चों की जो खुराक है वो बहुत जरूरी है। डाइटिशियन के साथ रजू करें और अपने क्रियोन वगैरह लें, हाजमे के हिसाब से इनका खाना पीना जो वो ठीक हो, उसे लिहाज से जो है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम लें ताकि बच्चे का वजन बढ़े, बच्चे की नशोनुमा हो और बच्चे में कुव्वत मुदाफ़त जो है वो पैदा हो, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो फिर उसे भी ठीक किया जा सके। और जो चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं ये इसलिए होते हैं कि छाती में, लंग्स में जो है वो बलगम जमा हो जाती है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन हिफाजती तदबीर ये है कि बच्चों की रेगुलरली फिजियोथेरेपी करें, कम अज कम दिन में 2 दफ़ा, सुबह और शाम। और फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स जो मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक में डिफरेंट डिवाइसेस मिलती हैं या एडवाइस दी जाती है फिजियो के हिसाब से। तो वो भी जो आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस तरीका से करें, उसको जरूर फॉलो करें। और मेरी जितनी भी विजिट्स पाकिस्तान में हुई हैं और मरीजों से पूछा है, तो ये जो फिजियोथेरेपी है ना, जिसके ऊपर ये दवाई नहीं, आपको पैसे नहीं देना पड़ते बल्कि टाइम देना पड़ता है, ये लोग बहुत ही कम करते हैं और सही तरीका से करते नहीं है, जिससे कि बच्चों की छाती जो है वो बलगम से क्लियर नहीं होती। और फिर वो बलगम जब छाती में रह जाती है तो उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह देना पड़ती है। और एंटीबायोटिक्स जो है वो, एक तो पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जिससे कि जितने ये जरासीम है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि उनके ऊपर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये बिलहसूस प्रॉब्लम है क्योंकि उन्हें रिपीटेड इन्फेक्शन होते रहते हैं। और अगर एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए, बग्स रेजिस्टेंट हो जाए, तो फिर वो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है मुश्किल हो जाती है। और इसलिए हमें जो है इनके जो बलगम वगैरह होता है उसका कल्चर करवाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कल्चर लेना और कल्चर को प्रोसेस करना और इसकी स्टैंडर्डाइजेशन, ये पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है। कि मिसाल के तौर पे अगर हमने कहा कि बच्चे का बलगम लेना है और लेकर वो जाना है लेबोरेटरी में, तो पाकिस्तान में इतना जो है ना वो फैशन या ट्रेंड या प्रैक्टिस नहीं है कि आम इन्फेक्शन के लिए आप बलगम का सैंपल जो है वो कल्चर करें। जब भी होता है तो लेबोरेटरी वाले कहते हैं जी कि टीबी का जो है सैंपल है, तो उन्हें फिर बताना पड़ता है ये टीबी नहीं है, हमने दूसरे जरासीम जो है वो करने हैं और देखने हैं। तो एक तो ये है कि लेबोरेटरी जो है वो चेक करने के हिसाब से उन्हें पता नहीं है कि चेक क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और दूसरा जो एंटीबायोटिक्स भी चेक करते हैं वो भी हर लेबोरेटरी की मुख्तलिफ होती है। और हो सकता है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेड जो है वो उनकी चीजें हों कि वो डिस्क जो देते हैं टेस्ट करने के लिए वो देती हूँ और वही वो कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना वो हमें पता नहीं फिर चलता है कि फलां एंटीबायोटिक ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट लेबोरेटरी वाले चेक कर रहे होते हैं। तो वो भी स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, कल्चर लेने की, कल्चर करने की। और उसके बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का जो है मसला वो है। और उसके बाद फिर एंटीबायोटिक्स देना पड़े तो हमारे बच्चों को ये होता है कि उन्हें हाई डोज देना पड़ती है, उन्हें 2 से 3 हफ्ता तक देना पड़ती है, जो कि हमारी पाकिस्तान में एक रवायत वो नहीं है। क्योंकि हम जब जाते हैं यही होता है कि 3 दिन ले लिया, 5 दिन लिया, बच्चे की खांसी खत्म हुई तो उसी दिन स्टॉप भी कर दिया। लेकिन सीएफ में ऐसा नहीं होता है। और ये समझाना जो है मेडिकल डॉक्टर्स को भी मुश्किल बन जाता है और मरीजों के लिए समझना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होती हैं वो भी मुश्किल हो जाता है। और अगर इंटरवीनस है तो फिर बच्चों की वेन्स वगैरह का मिलना मुश्किल होता है। ये काफी टेक्निकल, फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल जो है लेबोरेटरी बेस्ड इश्यूज हैं, ये बढ़ते जाते हैं। तो इससे फिर बच्चों के चेस्ट वो जो ज्यादा खराब होते जाते हैं और आइंदा जो है कॉम्प्लिकेशन होती जाती है। तो जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो फिजियो करें ताकि इन्फेक्शन हो ही नहीं। और फिजियो भी इफेक्टिव होनी चाहिए, गुड इनफ टाइम के साथ होना चाहिए ताकि पता चले कि चेस्ट क्लियर हो गई है। और उस साथ वजन वगैरह बच्चों का चेक करते हैं, दिमाग का ख्याल रखें।
इनको विटामिन की जरूरत पड़ती है ओके, क्योंकि फैट अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, लिहाजा फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं वो सही तरीका से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो सप्लीमेंट करना पड़ते हैं। अब उनकी डोजेज और उनकी प्रेपरेशन पाकिस्तान में मिल जाती है, लेकिन हर एक की मुख्तलिफ होती है, तो वो थोड़ी सी परेशानी बन जाती है। तो ये चीज़ें जो है हमने एजुकेशन के तौर पे यूट्यूब के ऊपर, जब ये कोविड का सीजन शुरू हुआ था तो मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता था, मुझे पता था, तो वो हमने ऑनलाइन जो थी वो कोशिश की थी कि हम एजुकेशनल प्रोग्राम करें। तो ये काफ़ी सारे हमारे जो है ना ओवर 50 वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर अंडर पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस स्पोर्ट नेटवर्क के। तो ये सभी चीज़ें न्यूट्रिशन के हिसाब से, चेस्ट इन्फेक्शन के हिसाब से, कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से, मॉनिटरिंग के हिसाब से ये चीज़ें कवर की गई हैं और लोगों की सहूलत के लिए हैं। मेजॉरिटी 3-4 लेक्चर हैं जो अंग्रेजी में है, बाकी सब उर्दू में है या गुलाबी उर्दू समझ ले जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो आम लोगों के समझ में आ ही जाना चाहिए। और उसके साथ हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है जिसमें कि ऑनलाइन एडवाइस दी जा सकती है। तकरीबन मेरा ख्याल है लोकल डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से या उनके जवाब से पहले हम उनको यहाँ ऑनलाइन जवाब दे देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सर्विस जारी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे और मैं ये जारी कर सकूं, और मेरी दुआ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के फैमिलीज के लिए, सीएफ फैमिली के लिए बेहतर करे, और वहाँ की जो मुश्किलात हैं जो कुछ मैंने बयान की हैं कल्चर वगैरह के हिसाब से और न्यूट्रिशन के हिसाब से, कई दफ़ा होता है कि बच्चा खाता नहीं है, उन्हें नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग देना पड़ जाती है या कोई और चीज़ें, तो वो भी सहूलियात नहीं है। मेडिसिन की सप्लाई का जो है वो बिग इशू है। एक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बैन लगाई हुई है कि चीज़ें इम्पोर्ट नहीं कर सकते जिसमें मेडिसिन भी हैं, और ये जो है ये मेडिसिन लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं। और मैंने 2 साल पहले वो ड्रेप जो आपने ड्रग्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उनको क्रियॉन जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट है, उनकी सप्लाई के मुतालिक लिखा था कि प्लीज ये हमारे बच्चों को सप्लाई करने की इजाजत दी जाए, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने हमें इस काबिल ही नहीं समझा कि हमें वो जवाब देते। तो ये मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी हैं मरीजों की। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को, मुश्किलात को हल करे, और ये चीज़ें जो है साथ साथ लेकर आगे चलनी है। हमारे पेशेंट्स माशाल्लाह आजकल काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं, और हमारे डॉक्टर हजरात भी जो है वो भी माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के आइंदा मिल के जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सिस्टम जो है, ये क्लिनिक्स हैं, ये सेटअप करें, जारी करें, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, मैं कह सकता हूँ, वो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों के टाइम के हिसाब से भी मगरिब का टाइम गुजर चुका है, आप इशा की तैयारी कर रहे होंगे या सोने की तैयारी, तो मैं टाइम नहीं लूँगा। इसलिए मैं ना इंटरएक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ अपनी तरफ से जो ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप लोगों के अगर किसी किस्म के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो उससे आप ये ना समझे कि ये गलत सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जो आप जो भी दिल में है पूछना चाहें पूछ सके, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इस सेशन के हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, तो आप सब लोग दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा 2 मिनट्स के बाद। तो मैं इधर लेट मी इंट्रोड्यूस फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम जिसको आप सब बखूबी जानते होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर हिना आयशा। इस वक्त वो भी मौजूद हैं, और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं इनको वेलकम कहता हूँ। इसी के साथ डॉक्टर जुबिया हिना फ्रॉम लाहौर, शी इज़ एक्टिवली वॉलंटियरिंग विद फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस विद डॉक्टर अली अकबर, तो वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर हजरात को वेलकम कहता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाल के ज्वाइनिंग की। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन, हमारे पास अभी 2 मिनट्स हैं, तो देन फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे। सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन करिएगा, देन फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, आपकी क्वेरीज जितनी भी हैं आप सब लोग नोट कर लें। 1 बाय 1 रेज हैंड करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और सब 1 बाय 1 करके आपके क्वेश्चंस का आंसर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, तो आप काइंडली सेम लिंक से ज्वाइन करिएगा आफ्टर 5 मिनट्स। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, तो काइंडली अपने माइक रेज हैंड करके तो अपने क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। एनीवन? Am I audible? जी जी समझ। जी आपको सुन सकते हैं। Actually, इसमें शायद raise hand का option नहीं है, या मुझे उसकी access नहीं है, but I will go to my question if I'm audible.
You are जी, go ahead. थैंक यू सर। आई जस्ट वांट टू आस्क कि सर अब जैसे बात है कि पाकिस्तान की यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना हॉट वेदर होता है कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो है उसके लिए सरवाइव करना जो है वो काफी मुश्किल होता है, बेयरली पॉसिबल होता है। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये हॉट वेदर कंडीशंस है या इलेक्ट्रोलाइटिक इनबैलेंस जो है वो किस तरह इम्पेक्ट करता है? शायद मेरा बहुत ये बहुत सवाल जो है वो इतना टेक्निकल ना हो, बट स्टिल। नहीं, आपका सवाल बहुत टेक्निकल है और बहुत रेलेवेंट है, और शुक्रिया आपका इस सवाल पूछने का, क्योंकि मौसम के हिसाब से ये एक काफी प्रॉब्लम होती है। गर्म मौसम हो, सर्द मौसम हो, इन्फेक्टिव मौसम हो, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, गर्द हो, ये सभी जो माहौलियात की चीजें हैं ये लंग्स के ऊपर इनका असर जरूर पड़ता है, तो उससे होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्पेशल क्वेश्चन आपका कि समर में बच्चों का, तो माशाल्लाह वैसे अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन हमारी 24 करोड़ आबादी है और जिंदा रह रही हैं सब। ठीक है, मुश्किलात में है लेकिन जिंदा है, तो ये नहीं है कि गर्मी है तो जिंदगी जो है खत्म हो सकती है या हो जाती है। अल्लाह ताला सबको लंबी सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। लेकिन आपका क्वेश्चन इसलिए रेलेवेंट है कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो पसीना आता है गर्मियों में, उससे इनकी जो नमकियात हैं वो ज़ाया होती हैं और इनको डिहाइड्रेशन होने के इम्कान ज़्यादा है। तो ये हमारे ग्रुप में अभी मैंने तकरीबन कुछ हफ्ते पहले ही शेयर किया था कि बच्चों को गर्मियों के मौसम में कैसे रखा जाए। तो उनकी फ्लूइड इनटेक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैंने ग्रुप में, अपने ग्रुप में स्पेशली वज़न के हिसाब से शेयर किया था कि इतने वज़न के बच्चे को दिन में इतनी मिकदार पानी की जो है वो देना चाहिए, और साथ साथ क्या देना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि एक तो बच्चों को डिहाइड्रेशन होती है और उसके साथ सॉल्ट जो है वो ज़ाया होता है। तो गर्मियों में हमेशा बच्चों को एक्स्ट्रा सॉल्ट देने की ज़रूरत होती है। आम टेबल सॉल्ट जो होता है, सोडियम क्लोराइड, ये वाली सॉल्ट की मैं बात, कोई स्पेशल सॉल्ट नहीं है। तो उसमें मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जो फ्राई वाली चीज़ें हैं, जैसे फ्राइड एग वगैरह है उसके ऊपर डाल दिया, फिश एंड चिप्स है उनके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा साल्ट डाल दिया, या कई हमारे मगरबी ममालिक में जो है वो सोडियम क्लोराइड की टैबलेट्स मिलती हैं जो कि हम बच्चों को कहते हैं कितना लेनी है, या जो बेबीज होते हैं उनके लिए सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है जो उनको उनके वजन के हिसाब से कहते हैं कि गर्मियों में जब टेम्परेचर जो है ज्यादा हो तो उनको इतना जो है वो सॉल्ट जो है वो एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो ये जो है ये बच्चों को एक्स्ट्रा देना चाहिए, और अगर थोड़ा सा ज्यादा भी दे दिया है तो कोई उसका इश्यू नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चे का फ्लूइड इनटेक जो है वो भी साथ जो है वो सही होना चाहिए। तो पेरेंट्स को जो है, फैमिलीज को ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से कितने फ्लूइड्स दे रही है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि जब बच्चों को डिहाइड्रेशन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों की, तो इनकी जो सिक्रीशन लंग्स में होती हैं जिसे बलगम कहते हैं, वो बलगम मजीद थिक हो जाता है क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड बलगम होता है। तो फिर वो इनके सांस की नालियों में जम जाता है जिसके इनको मजीद ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है और इनको चेस्ट क्लियरेंस इवन विद फिजियो जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम कई दफा कहते हैं कि इन्हें नॉर्मल सेल लाइन के नेबुलाइजर्स या हाइपोटोनिक नेबुलाइजर्स वो दें, ताकि वो जो ड्राइड सिक्रीशंस हैं वो थोड़ा सा जो है वो मॉइस्चराइज्ड हो जाएं और उनको बाहर फिर निकालने में जो है वो आसानी हो जाए। तो आपका क्वेश्चन बहुत मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी फैमिलीज को अपने बच्चों को गर्मियों के लिहाज से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पानी उन्हें खूब दें, इनकी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, सॉल्ट एक्स्ट्रा दें, और इनकी चेस्ट फिजियो जो है वो अच्छे तरीका से करें। और अगर साथ नॉर्मल सेलाइन या हाइपरटोनिक सेलाइन नेबुलाइजर्स देने की जरूरत है कि अगर स्प्यूटम थिक है और बाहर आसानी से नहीं आता तो वो भी जरूर इस्तेमाल करें। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस अबाउट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमेश सरहद है और बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था, समझने में बहुत आसान था, समझ आ रही थी सारी। मेरा थोड़ा सा सिर्फ पॉइंट ये है, जैसे अभी मैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ को हाथ में पोस्टेड हूँ, हम लोगों का पॉइंट सिर्फ ये होता है ये जो मेडिसिन हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट की, एक तो ये कॉस्टली बहुत है और इनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। इसके लिहाज से कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसा है जहां हम इन पेशेंट्स को रेफर किया करें, जहां से जिस तरह ये टीबी मेडिसिन होती हैं, टीबी सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, और इस तरह से, तो इस तरह कोई फैसिलिटी है जहां से ये पेशेंट्स कांटेक्ट करके मेडिसिन ले सकें? थैंक यू। Thank you, Dr. Umesh Sarhad. Thank you for joining us as well.
ये जो आपने इश्यूज उठाए हैं वो आर वेल नोन, और कोशिश तो यही है कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लाएं जिससे कि इन फैमिलीज की भी सपोर्ट हो सके, इनकी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी हो सके, और जो कास्ट है वो भी कम हो। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसके थ्रू हम ये सभी सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों के लिए ये सब कुछ कर सके। जैसा कि मैंने लेक्चर में भी कहा था कि मैंने कोशिश की थी कि क्रियॉन की इंपोर्ट्स वगैरह के हिसाब से जो ड्रग मॉनिटरिंग एजेंसी है उनके साथ हमने कोशिश की, लेकिन हमें जॉब तक नहीं मिला। शायद पिछले कुछ महीने हैं या पिछले कुछ साल हैं, ये सियासतदान जो है अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है। और आई एम क्वाइट हैप्पी टू से दैट ऑनलाइन, क्योंकि इसमें सच्चाई भी है और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अफिलिएटेड बंदा भी नहीं हूँ, लिहाजा आई कैन से इट। तो ये जो है ना, ये बिग लेवल के ऊपर करना पड़ती है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोरम है वो पेशेंट्स होती हैं। अगर पेशेंट जो है ना वो इकट्ठे होके अपने लोकल डॉक्टर्स या सेंटर्स उनके ऊपर थोड़ा सा अखलाकी लिहाज से अच्छे तरीका से दबाव डालें और उनको कहें कि आप लोकल तौर पे ऊपर वो करें। मैं यूके में रहते हुए मुझे आपके कवानीन का इतना पता नहीं होगा, मुझे कंटेक्स्ट का और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नहीं पता होगा जिनसे मैं रब्ता कर सकूं। तो आप लोग इस जो सिस्टम में रह रहे हैं ना वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप अगर इस सिस्टम को लेकर आगे चल सकते हैं और हायर अथॉरिटीज को बताएं कि ये बच्चों की नीड्स हैं, क्रियॉन है, नेबुलाइजर्स है, नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स है और दूसरी मेडिसिन हैं, तो उनके ऊपर अगर वो आपको रिलीफ दे सकते हैं, कम कम इंपोर्ट तो करने दें। ये तो है कि ये कास्ट प्राइस के ऊपर इंपोर्ट भी नहीं करने दे रहे हैं कि बैन लगी हुई है, तो एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा फिर वो कास्ट का है। तो आपकी बात सही है, टीबी जो है वो वेल रिकग्नाइज्ड है पाकिस्तान में, और ये WHO के थ्रू जो है वो सपोर्ट इनको मिलती है, ग्रांट्स मिलती हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो वो भी है। लेकिन हमारे पास इस वक्त सिस्टिक फाइब्रोसिस का डेटा बेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में मरीज कितने हैं। मेरा जो एस्टिमेट था वो तकरीबन ये था कि तकरीबन हो सकता है कि हर साल जो है 400-500 बच्चे जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के पैदा होते हैं, जो कि डेटा यूके और यूएसए में पब्लिश हुआ है उसके मुताबिक। तो अगर 400-500 बच्चे हर साल सिस्टिक फाइब्रोसिस की पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं तो वो हैं कहाँ? तो उनके लिए हमें एक डेटाबेस की जरूरत है, और इसलिए जो ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और फैसलाबाद में जो सिलसिला हो रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्तान और इस्लामाबाद और कराची में भी ऐसी हो, तो हमें एक फाउंडेशन की जरूरत है। सिस्टिक फाइब्रोसिस सोसाइटी कह लें, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रस्ट कह लें, सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन जो भी है, हमें एक अथॉरिटी की जरूरत है जो कि लोकली सेटअप हो। और इस सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले 9 साल से सुन रहा हूँ कि बन रही है बन रही है बन रही है, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे लोकल सपोर्ट की जरूरत चाहिए कि लोकल जो लोग हैं वो आगे आए, विलिंग पीपल अपने थोड़ा सा टाइम दें लोगों की बेहतरी के लिए और खुदा से अजर खैर लेने के लिए। तो ये सिलसिला हो सकता है, लेकिन शुरुआत जो है वो पाकिस्तान से लेड होना चाहिए, वहीं से होना चाहिए। लेकिन आपको गाइडेंस और सपोर्ट जो है इंशाल्लाह हम करेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? जी, माइक ऑन हुआ है रिजवाना में ज़हरा। फिर मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन सर, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स के लिए? तो एक तो जैसे मैंने कहा था कि ये हाजमे का और वजन ना बढ़े की बिग प्रॉब्लम होती है, और हाजमे के लिए जो है ना वो मेडिसिन है जो कि आम कॉमनली इस्तेमाल की जाती है, वो उसे कहते हैं क्रियॉन, जो कि लबलबा में जो हाजमे के एंजाइम बनते हैं ये उसकी रिप्लेसमेंट है। तो ये भी एक मुश्किल है। आज से 1.5 साल पहले जो था इसकी कीमत जो 100 कैप्सूल थे वो तकरीबन 2,500 रुपये के लगभग थी, आम जो कि हमें मुयसर हो रही थी, और हम उसी प्राइस के ऊपर अपने CF ग्रुप में लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। हालांकि
कई जो अदर फार्मेसीज वगैरह हैं वो इससे 2 गुना ज्यादा, वो 4,000 5,000 तक दे रही थी, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी माशाल्लाह काफी था। लेकिन अभी जो है हमारे रुपये की डीवैल्यूएशन होने की वजह से इसकी कीमत जो है, जो जहां 24-2500 थी, वो 6,000 7,000 तक पहुंच गई है। तो ऑब्वियसली वेरी कॉस्टली है, क्योंकि ये बच्चों के हर खाने के साथ इनकी दवाई की जरूरत है और कॉस्टली है। और कई फैमिलीज हैं उनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। और ये वन ऑफ द मेडिसिन हैं जिसकी जरूरत है। उसके अलावा इनको एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, नेबुलाइजर की जरूरत होती है। तो वो चीजें जो ऐड ऑन करने चाहती हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स होती हैं और ये जो है खाने की चीजें होती हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है हर एक की है। सर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सॉरी, किस लिहाज से? न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल ये है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे होते हैं, इनकी आम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो होती है, वो बच्चे जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है उनकी निस्बत 25 से 50% ज्यादा होती है। तो एक तो इनकी रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है, और उसकी वजूहत ये होती है कि हो सकता है कि इनको खाना वो सही हजम नहीं होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ना होने की वजह से, और ये जिस्म में जाता है और खारिज हो जाता है, और उसकी गुडनेस जो है वो हम अब्जॉर्ब नहीं करते। कई बच्चों को रिफ्लक्स होता है, वो जो है जो लेते हैं तो वॉमिटिंग वगैरह उन्हें हो जाती है, तो वो बाहर आ जाता है खाना। कई जो होते हैं फिर चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो सांस लेने में, अपनी मसल पावर में वो एनर्जी कंज्यूम कर देती हैं, बजाय इसके वजन उनका वो बढ़े। या इन्फेक्शन की वजह से वो एक स्टेट बन जाती है जिसे कैटाबॉलिक स्टेट कहते हैं, जिससे कि कैलोरीज ज्यादा खर्च होती हैं जिस समय। तो इनकी वजह से इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है जो है वो एक ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि इनको जितनी भी फैटी चीजें होती हैं ना वो दे। ऑब्वियसली अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज सिर्फ वो दूध ही पीते हैं, तो दूध का जो है वो ख्याल रखें कि दूध जो दे रहे हैं उसके साथ से जो क्रियोन है वो मिकदार ठीक हो। लेकिन उसके बाद जब सॉलिड्स खाना, बेबी फूड्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, या बच्चे बड़े हो जाते हैं, खाने पीने अंडे वगैरह दूसरी चीजें, तो उसमें चिकनाई वाली चीजें जितनी ज्यादा देंगे उनमें तवानाई ज्यादा होगी और उनके साथ उनका वजन बढ़ेगा। और अगर बच्चों को रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, जो कि वॉमिटिंग में कह रहा हूँ, तो उनके साथ उसकी ट्रीटमेंट देना पड़ेगी। और जैसे कई बच्चे होते हैं ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 10-15% है वो मिकोनीमालियस और सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करना पड़ती है, जो कि अगैन है कि बिग प्रॉब्लम पाकिस्तान में हो जाती है उन्हें मैनेज करने के हिसाब से। तो ये चीजें जो है ना, ये एक तो है कि आम का ये है कि हाई कैलोरी चीजें लें, उनके साथ क्रियोन लें, और फिर स्पेसिफिक हो जाता है कि कैलोरी सप्लीमेंट्स कि कई होते हैं कि बच्चों को भूख जो है वो नहीं लगती है क्योंकि बलगम वगैरह उनका जमा हो रहा है, वो छाती से पेट में जा रहा है। तो उनके लिए फिर जो है कि दफा सप्लीमेंट के मिकदार ज्यादा नहीं बल्कि कैलोरीज उसमें ज्यादा होती हैं, तो वो भी जो है वो भी काफी कॉस्टली होते हैं। तो हमारे ग्रुप में माशाल्लाह डाइटिशियंस वगैरह हैं जो कि अभी फैसलाबाद में भी उन्होंने अटेंड किया, लाहौर में भी करते हैं, तो वो गाइड करते रहते हैं कि लोकली अवेलेबल कौन सी ऑप्शन हैं उनको। तो वो जो है तो हाई कैलोरी डाइट और उसके साथ क्रियोन एडजस्टमेंट वो करें, तो इंशाल्लाह वजन के हिसाब से भी बेहतरी आएगी। सामान पूछ रही हैं, हाउ रिलायबल इज जीन स्क्रीनिंग टेस्ट, रोल ऑफ जीन टेस्टिंग इन पाकिस्तान। तो हाउ रिलायबल इज डिपेंडेंट ऑन द लेबोरेटरी बेसिकली। अगर आपकी लेबोरेटरी के स्टैंडर्डाइजेशन है, क्वालिटी कंट्रोल ठीक है, तो वो जो है वो ठीक है। अगर आप और मैं भी हमेशा मशकूक नज़रों से देखता हूँ जो रिपोर्ट्स हमें लेबोरेटरी से मिलती हैं कि क्या ये यार ये सच्ची भी है या नहीं है। तो वो भी है कि एक ही सैंपल को अगर आप 1-2 दफ़ा लेबोरेटरी में भेजेंगे या मुख्तलिफ लेबोरेटरी में भेजेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट मिलेंगे। तो वो कई दफ़ा शक होता है कि क्या लेबोरेटरी वाले चीज़ टेस्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुदा करे मैं गलत ही समझ रहा हूँ और ये सोच मेरी गलती हो। लेकिन ये पाकिस्तान में होता है कि कई दफ़ा जो है टेस्ट वो करते हैं नहीं, रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन रिलायबल जो लेबोरेटरीज आपके पास हैं उनका जो है वो क्रेडिबल रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवर 2100 जो है मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, और इस वक्त जो है वो डेल्टा 50 तो कॉमनली की जाती है, लेकिन ये ओनली 1/3 ऑफ द पेशेंट्स पाई जाती है। सो अगर आप एक्सपेंडेड प्रोफाइल, एक्सपेंडेड जीन्स कर रहे हैं, तो फिर भी मुनसर है कि आप कितनी कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी करेंगे तो देयर आर चांसेस
कि आपकी रेयर वंस मिस हो जाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ओनली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनमें वो डेल्टा F508 पाई जाती है, बाकी 2/3 की लेस कॉमन है, जो कि डिपेंड्स ऑन द लेबोरेटरी के कौन से लेबोरेटरी वाले कौन कौन सी म्यूटेशंस चेक कर रही हैं। तो उनसे जो है रब्ता करना पड़ेगा कि उनकी रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड टेस्टिंग क्या क्या है और क्या कुछ है। सही सर स्पेसिफिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाइक दैट डाइट एक्सरसाइज सर ये बेनिफिशियल हैं अबाउट 65 पेशेंट्स के लिए? जो है ना डाइट, ये हर एक बंदे के लिए जो है वो जरूरी है। बगैर न्यूट्रिशन के बच्चे जो है उनकी नशोनुमा नहीं होंगी, बड़े नहीं होंगे, उनके कुव्वत मुदाफ़त नहीं बढ़ेगी। तो वो चीज़ जो है वो हर एक की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सीएफ के बच्चों की वो ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर ध्यान देना जो बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हम बच्चों को अमूमन कहते हैं कि फिजियोथेरेपी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ समझे। और उससे ये है कि एक फिजिकल एक्टिविटी से आपके मसल्स और बोन स्ट्रांग होते हैं और उनकी जो ब्रीदिंग वगैरह है वो बेहतर होगी। और सिर्फ मसल और बोन स्ट्रांग नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को एक जो साइकोलॉजिकल जो होता है ना बूस्ट मिलती है कि आई एम फिट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दूसरे के साथ खेल सकता हूँ। वो चीज़ है, बजाय इसके कि अगर ब्रेथलेसनेस है, कमजोर है, कुछ कर नहीं सकते, तो साइकोलॉजिकली भी वो लो फील करते हैं। लिहाजा उनकी एनकरेजमेंट होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी की। और फिजिकल एक्टिविटी में वो चीज जिसमें कि खेल कूद में ऊपर उछलना, बैठना, ट्रैम्पोलिन वगैरह की, ये स्किपिंग रोप की तरह की एक्सरसाइज जिसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे भी उनकी जो स्क्रिश्चंस है ना उसमें छाती में वो मोबिलाइज होती हैं और फिर वो खांसी उन्हें थोड़ी सी आएगी तो वो कफ आउट कर देंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी मसल्स और बोन के लिए भी जरूरी है और उसके साथ साथ ये चेस्ट को भी क्लियर रखती है, तो जितना हो सके वो जरूर करें। Question is, sir, is there any relationship between protein and intake and antibiotics? प्रोटीन इनटेक और एंटीबायोटिक्स जो है वो कोई लिंक ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट जैसी होती है वो तो जरूर होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, फैट है और प्रोटीन है, वो होना चाहिए। लेकिन सीएफ में जो हम जोर देते हैं कि ज्यादा फैट वाली चीजें भी लें, क्योंकि ये दूसरों की निस्बत इनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। लेकिन इसका कोई एंटीबायोटिक्स के साथ कोई ऐसा डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, लिंक नहीं है कि किसी को फिक्र करने की जरूरत हो। Anyone कोई और questions कोई पूछना चाह रहा हो, कोई भी query वो पूछना चाह रहा हो पूछ सकता है। खालिद आपकी ऐसे कि आमना आपकी आवाज थोड़ी ना डिस्टर्शन ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप काइंडली लिखकर बता दें या फिर अपना नेट को थोड़ा आवाज आ रही है अब? जी जी अब क्लियर आई है, बोलें। डिटीरियरेट हुआ है या फिर उनकी नहीं होती, तो हमें किसी भी जर्टीजिया में या कोई भी सर्जरी उसके लिए हमें इंटैक्ट पल्मोनरी सिस्टम भी चाहिए होता है। तो उनमें की जर्टी ऑप्शन देखा जाता है, वो कंप्लीट। हाँ मेरे ख्याल से सर को भी आवाज नहीं समझ आई होगी, मुझे तो भी बिल्कुल भी नहीं आई। तो हाँ नहीं, मुझे भी समझ नहीं आई। कोई इनका टूटा फूटा क्वेश्चन कुछ यही था कि रिस्पिरेटरी फंक्शन किसी सर्जरी वगैरह या किसी प्रोसीजर के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन असल सवाल की मुझे अभी समझ नहीं आई है कि असल सवाल क्या है। मतलब आप दोबारा ट्राई करें बोलने की, शायद हमें समझ आ जाए, आपका नेट ठीक हो जाए। अगर टाइप कर सकते हैं तो वो प्लीज कर दें, वो हम पिकअप कर लेंगे। तो एनीवन नेक्स्ट और भी पूछना चाह रहा हो तब तक? ये जो अभी ना जीन टेस्ट, सॉरी गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है सर? जी
सर जैसे एज सच मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि एंटीबायोटिक्स इनटेक का जो है वो सॉरी प्रोटीन इनटेक का जो है वो कोई रिलेशनशिप है एंटीबायोटिक्स के साथ या नहीं है। तो मैं इसी का आपसे कंटिन्यूड एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे हमें डॉक्टर्स ही कहते हैं कि जब आप एंटीबायोटिक्स लें तो आपको प्रोटीन इनटेक ज्यादा होना चाहिए बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोटीन यूज करती हैं टू गेट दैट रिजल्ट, मतलब 100% उनका असर देने के लिए। सो एसएच में इसी वजह से पूछ रही हूँ कि इन सिस्टिक फाइब्रोसिस पे के हमें एंटीबायोटिक लेते हुए प्रोटीन्स का ज्यादा यूज करना चाहिए या कैलोरीज का ज्यादा यूज करना चाहिए। एंड सेकेंडली हमें यहाँ पाकिस्तान में तो मोस्टली डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको ब्रीदिंग के इश्यूज हैं या एनी काइंड ऑफ रिलेटेड इशू है लंग्स का तो आप कैलोरीज की तरफ तो जाएं ही ना। ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये जब जो मैं मिस कम्युनिकेशन और ये मिस गैप है यहाँ के डॉक्टर्स में और वहाँ की रिकमेंडेशंस में, तो हम इसे किस तरह माइलस्टोन को इसको ट्रैवल करें। जी, जब मैं कैलोरी की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, बल्कि इन तीनों के जमा होकर जो एनर्जी टोटल होती है, मैं वो कैलोरी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि कैलोरी जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें प्रोटीन नहीं है बल्कि कार्बोहाइड्रेट है, वो नहीं है। कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी प्रोड्यूस होती हैं, प्रोटीन से भी होती हैं और फैट से भी होती हैं। तो ये तीनों जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ हमारे फूड होते हैं, तीनों कैलोरीज प्रोड्यूस करते हैं। और मैं ओवरऑल कैलोरीज की बात कर रहा हूँ, नॉट के स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट की। तो जब मैं कह रहा हूँ कि उनकी कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत, उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनके वो बैलेंस डाइट फिर भी होना चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट के ऊपर मैंने कहा था कि मजीद फैटी चीजें होना चाहिए, क्योंकि उनकी कैलोरी जो एनर्जी होती है उसमें ज्यादा होती है। तो वो बात है। और जहां तक कभी आपने प्रोटीन ज्यादा लेने का कहा है जब एंटीबायोटिक्स लें, तो डॉक्टर प्रोफेसर हिना आयशा भी यहाँ पे हैं और दूसरे डॉक्टर भी शायद हैं, अगर वो इसमें रोशनी डाल दें, क्योंकि ये शायद पाकिस्तानी एक कंसेप्ट है, तो वो बेहतर होगा। और मैं थोड़ा सा अपना जो मेरा थोड़ा सा है वो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर उनकी तरफ से मैं अगर उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो कुछ कहना चाहें तो प्लीज वो पहले बता दें। एनी डॉक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान? मेरे ख्याल से सर वो ज्वाइन नहीं है, फर्स्ट सेशन में थी तो डॉक्टर उम्मे सरहद इस वक्त, मैं अभी नाम उनका देख रहा हूँ, जिन्होंने पहले भी क्वेश्चन किया था, वो भी वही है। अगर वो कुछ रोशनी डाल सकती हैं तो। सर आपने माशाल्लाह से सारा कुछ इतने डिटेल से बता दिया है। हम इसमें कुछ भी नहीं, लाइक हम तो आपके स्टूडेंट्स हैं सर, तो हम मजीद इसमें क्या कह सकते हैं। वी आर तो लर्निंग फ्रॉम यू सर। तो जहां तक मेरे ख्याल में ये प्रोटीन है ना, अमूमन जैसे मैंने बोला है कि जब भी बच्चों को या किसी बंदे को भी इन्फेक्शन होता है, तो दे गो इनटू व्हाट्स कॉल्ड ए कैटाबॉलिक स्टेट। कैटाबॉलिक स्टेट होती है कि वो अपने प्रोटीन्स वगैरह दूसरी चीजें जो है ना, वो बर्न डाउन करते हैं, जिससे कि कहीं जो कमजोरी हो गई है, पट्टे कमजोर हो गए हैं, बच्चा थक गया, ये चीजें हो गई हैं, तो वो उनकी जो है ना वो स्टेट हो जाती है। तो वो ओवरऑल आपको न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए अगर वो कहते हैं ना कि प्रोटीन ले, तो वो मैं टेक्निकली साइंटिफिकली बात समझता हूँ और समझ रहा हूँ। लेकिन अगर वो ये कहें कि एंटीबायोटिक ना लेने से प्रोटीन ना लेने से एंटीबायोटिक का असर सही नहीं होगा, वो मैं लिंक जो है वो मैं ना मुझे पता है, शायद मेरा इल्म इतना ना हो, तो इसलिए मैंने कहा पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे रोशनी डाल देंगे। वो लिंक मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि बीमारी की हालत में अगर आपकी कैलोरी इनटेक और कैलोरी इनटेक में प्रोटीन भी है, तो वो अगर बेहतर होगी तो आपका वो कुव्वत मुदाफत बढ़ेगी और आपका जो वजन या दूसरी चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो रही होती है। और इट्स नॉट ए डायरेक्ट लिंक विद द फंक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स और द एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, बट इट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। Excuse me, sir. जी, फरमाएं। Sir, I'm not the doctor. I'm a student of BS Human Nutrition and Dietetics, but I wanna add a thing. जिन्होंने पूछा है ना, एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे हैं ना न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या लें या डाइटिशियन, तो पाकिस्तान में भी हैं, बट द थिंग कि जो असल बात है कि उनको इतनी नहीं दी जाती, आप क्या लें कि उनके लिए पोस्ट दिस एंड दैट, इतना नहीं है। तो ज्यादातर लोग प्रेफर कर रहे होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ।
तो ये इशू यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइट प्लान, लाइक इवन के लोगों को पता भी नहीं है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके, डाइटिशियन के पास जाके हमें प्रॉपर डाइट प्लान लेना है। तो ये इस चीज में फिर कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन आ जाती है। जी। और जहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस की मैनेजमेंट का तल्लक है, हम हमेशा कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो करती है, और डॉक्टर्स का रोल जो है बहुत कम होता है, और आप लोगों का जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डेंटिस्ट या डाइटिशियन है और फिजियोथेरेपिस्ट है, इनका ज्यादा है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव रोल्स हैं। और हमारा जो ज्यादा जो होता है ये होता है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा लें, ताकि बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो कि डॉक्टर की जरूरत पड़े। तो आप लोगों के जो है ना, हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में बहुत इज्जत होती है और हम आपकी कदर करते हैं, और इसीलिए जहां भी सीएफ के क्लिनिक हो रहे हों, हम अप्रिशिएट करेंगे अगर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस और फिजियोथेरेपिस्ट वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों। थैंक यू आपके सपोर्ट का। थैंक यू सर। There is cystic fibrosis inheritable disease? क्वेश्चन है जी सिमाम गिलानी का। जी, ये मैंने शुरू में कहा था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज, मौरूसी बीमारी है, जिसका मतलब है कि ये जेनेटिक डिजीज है, ये हेरिडिटरी डिजीज है, और ये स्पेसिफिकली जेनेटिक डिजीज में जिसे कहते हैं ना ऑटोसोमल रिसेसिव, ये वो कंडीशन है। और ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन का ये होता है कि इसके लिए हमारे हमारे हर खुलिये में, हमारे जिस्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम जो हैं ये 23 पेयर्स से बनते हैं, और 23 पेयर्स में से 46 में से 23 एक पेरेंट्स की तरफ से आते हैं, 23 दूसरे पेरेंट्स से आते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन 46 क्रोमोसोम का बनता है। तो ये जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है इसकी ये है कि ये बाप और माँ दोनों की जो है कंट्रीब्यूशन होती है। अगर बच्चे को सीएफ है तो एक म्यूटेशन वो माँ की तरफ से आ रही होगी, और एक जो है वो बाप की तरफ से आ रही होगी। और इस ज़िम्न में मैं ये जरूरी समझता हूँ कि बाज़ औक़ात जब भी हमारे बच्चों को किसी किस्म की मौरूसी बीमारी होती है, तो आम तौर पे बदकिस्मती से माँ को ब्लेम किया जाता है कि इसकी जिम्मेदारी माँ है। तो ये मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि इसमें बाप का भी हिस्सा है, सिर्फ माँ का ये कसूर नहीं है, बल्कि ये कुदरती अमल है जिसकी वजह से हो गया। तो उसको प्लीज माँ को जो है वो कसूरवार ना ठहराएं कि उसकी वजह से जो ये हुआ है। ये दोनों की कंट्रीब्यूशन 50-50% होती है, जो कि बच्चे को फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। लेकिन ये क्योंकि 2 म्यूटेशन हों तो तब जाकर बच्चे को वो सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी। अगर एक है, जैसे कि दोनों वालिदैन को होगी तो तब वो पास डाउन करेंगे, तो उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होगी, बल्कि वो सीएफ के कैरियर होंगे। तो 2 वालिदैन का कैरियर होना जरूरी है कि अगर उनके बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस होना है तो बच्चे को बगैर पेरेंट कैरियर के सीएफ नहीं होती। जो आम म्यूटेशन बनती है वो नहीं होती है, ये अमूमन जो है पेरेंट से पास डाउन होती हैं। तो और इसके होने के चांसेस ईच प्रेगनेंसी के 25% है। अगर बोथ पेरेंट्स वो कैरियर हैं कि दोनों एक एक म्यूटेशन कैरी कर रही है उनके अपने जेनेटिक मटेरियल में, तो उनका जो है बच्चे का या होने वाले बच्चे का 25% चांस है कि उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, और बाकी 75% कुदरती तौर पे है कि उनमें हो सकता है कि वो कैरियर हों लेकिन नॉर्मल बच्चे होंगे। तो ये जो है ये इनहेरिटेंस इस तरीका से होती है कि अगर दोनों पेरेंट्स वो कैरियर है तो ईच प्रेगनेंसी उसका चांस 25% है कि वो सीएफ वाली होगी, और 75% होगा कि सीएफ डिजीज नहीं होगी, कैरियर हो सकते हैं। सर आमना का क्वेश्चन है, जितना मैं समझ पाया उनका काफी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो उन्होंने पूछा कि क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट लोग किसी भी किस्म की सर्जरी करवा सकते हैं, या फिर इन्हें कोई मुतलका मुतबादिल इलाज के लिए जाना पड़ेगा सर्जरी से बचने के लिए? आमना, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। सारी आपकी आवाज पहले सही नहीं आ रही थी, हम नहीं समझ सके थे। मेरे ख्याल है शायद आप मेडिकल या एनेस्थेटिक बैकग्राउंड वाली तो नहीं है। बिल्कुल एनेस्थेटिक का ही पूछ रही हैं आप, भी देखें चैट में क्वेश्चन मौजूद है। ठीक, तो मैं आप ये कह दूं कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा कि उनके लंग्स में जो है वो बलगम जमा होती है और इन्फेक्शन जो आते हैं उनके होने के चांसेस होते हैं। तो वो कोई भी सर्जरी उन्हें करने की जरूरत पड़े वो सर्जरी की जा सकती है।
लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत होगी। उसका ये है कि चेस्ट उनकी जो है वो क्लियर होना चाहिए, और ये हम अमूमन ऐसा करते हैं कि प्लांट सर्जरी करते हैं जितनी भी कोशिश हो सके। अब इसलिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि इमरजेंसी में करना पड़ जाती है, जैसे कि किसी को अक्यूट अपेंडिसाइटिस होगी और अपेंडिक्स निकालनी है, तो आपने इंतजार तो नहीं करना है कि हम आप देखें कि इसकी चेस्ट 5 दिन लगेंगे क्लियर होगी फिर करिए, वो नहीं है। तो उसमें यह है कि एनेस्थेटिस्ट को और पोस्ट ऑप केयर का वो ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी बच्चे को आप एनेस्थेटाइज करेंगे, उनके लंग्स जो हैं वो कुदरती तौर पे कोलैप्स हो जाते हैं कुछ सम एक्सटेंट, क्योंकि उनकी एरेशन जो है, वेंटिलेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि आम बच्चों की होती है। तो उसमें उनके चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ने के और स्क्रिशन रिटेंशन के जो है चांसेस वो ज्यादा होते हैं। तो हम अमूमन ये कहते हैं कि बच्चों को अगर प्लांट सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी है, तो एटलीस्ट जो है कपल ऑफ डेज पहले उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो देते हैं, उनकी फिजियो करते हैं। जब वो एनेस्थेटाइज करने वाले होते हैं तो एनेस्थेटिक्स से फौरी पहले जो है फिजियोथेरेपिस्ट इन द ऑपरेटिंग थिएटर उनकी चेस्ट फिजियो करके अच्छी तरह से उसकी चेस्ट क्लियर करते हैं। फिर जो है एनेस्थेटिस्ट करके जो भी सर्जरी करनी थी वो करते हैं, और उनको एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है, और पोस्ट ऑप जो है वो भी वेरी इंटेंसिव फिजियो करना पड़ती है ताकि उनकी चेस्ट जो है वो क्लियर रहे और किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं कि पेरी ऑपरेटिवली मैं कहूंगा कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद गुड फिजियोथेरेपी और एंटीबायोटिक कवर जो जरूरी होता है। सर वी हैव जस्ट 5 मिनट्स, तो क्विकली इसका आंसर भी कीजिएगा। कजन या कम्युनिटी मैरिजेस में सीएफ का ज्यादा चांसेस होते हैं? अगर ऐसा है तो यूएसए में इसके ज्यादा पेशेंट्स कैसे हैं? जुबैर क्वेश्चन। तो दो चीजें हैं। मैंने एक आपको शुरू में बताया था कि यूके में या मगरब में 1 आउट ऑफ 25 लोग आम जो पॉपुलेशन है उनको वो कैरियर है, वो एक जीन जो है वो कैरी कर रहे हैं। लिहाजा 1 in 25 बच्चों लोगों में से फिर उनका आपस में जो है वो 1 in 625 चांस है कि उनकी शादी हो जाएगी, कजन नहीं है तब भी। और फिर उसका वो चांस जो है कि 1 in 4 उनके बच्चे जो है पॉसिबली सीएफ होगा। इस तरह जो है वो बर्थ फ्रीक्वेंसी जो है 1 in 2,500 बर्थ हो जाती है। असल में कजन मैरिज जो है अगर जीन उस फैमिली में पाई जाती है तो इसका मतलब है कि वो जीन वो 2 शादी करने वाले बंदों में हो सकती है। तो वो जो है ये आप कैरियर स्टेटस जो हम 1 in 25 है ये 1 in 2 बन गया, ठीक है। तो अगर वो जीन ही हमारी एक फैमिली में पाई जाती है और फिर फैमिली में कजन मैरिजेस हो रही हैं, तो जहां मगरब में 1 in 25 चांस है उस जीन का होना, उस फैमिली में उन मेंबर्स में 1 in 2 चांस बन जाता है। तो वो हायर चांस जो है उसकी वजह से फिर उसी फैमिली में सीएफ का होना जरूरी है। और दूसरा ये कि हमारे माशाल्लाह पॉपुलेशन भी तो यूके से काफी ज्यादा है। जहां हमारी 70 मिलियन यूके की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के इस वक्त 240 मिलियन बनी हुई है। तो पैदाइश बर्थ रेट भी काफी आई है, तो उस हिसाब से बच्चे भी ज्यादा पैदा होते हैं, तो वो चांसेस जो हैं वो भी हो जाते हैं। तो ये इस लिहाज से पाकिस्तान में पाए जाते हैं कि एक तो हमारी कजन मैरिजेस हैं, और कजन मैरिजेस में फिर वो जीन का होना जो है वो आम पॉपुलेशन की यूके से फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। सर थैंक यू सो आई मच। होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। We have just 2 minutes. So, sir, last message, last advice for individuals, for cystic fibrosis patients, for community, for me, for everyone, from your side. So my last advice to families is अल्लाह ताला के हाथ में शिफा है, लेकिन कोशिश जो है वो हमें करनी है, और उसके लिए हमें कम्युनिटी के लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, घर में दूसरे लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, हमारे डॉक्टर्स की जरूरत है, और हमारे जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स उनकी जरूरत है। तो हमने सब ने मिल के इस चीज के लिए लेकर आगे चलना है। हमने अपने जो आप हकूक समझ लें उसके लिए गवर्नमेंट से भी लड़ना है कि ये फैसिलिटीज हमें दें, और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारा ग्रुप है, यहाँ आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, हमारा यूट्यूब की चैनल है, आप प्लीज कम। और जिनको अगर किसी के पास सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी की फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। कोई एडवाइस सीएफ रिलेटेड हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन दुआ के अल्लाह ताला सबके बच्चों को खैर से रखे और सबकी परेशानियों को दूर करे। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड अबाउट, तो ग्रुप में वो पूछ सकता है। ग्रुप की प्राइवेसी ऑन है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वो भी इस वॉलंटरी वर्क में ज्वाइन कर सकता है।
और अपना लाजमी फीडबैक दीजिएगा अबाउट डॉक्टर पर, अबाउट आज के सेशन का। तो आप चाहते हैं कि ऐसे सेशन ऑनलाइन कैंप और हों, उसके वाले से कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और ऐसे सेशंस करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thank you, Hamza. Thank you for inviting me to this meeting. It's been a pleasure, or it's nice to meet some of the families, and always there to help anybody with this condition. बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह आगे भी ये मीटिंग्स होती रहेंगी और मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला सबको खैर वफियत से रखे। इंशाल्लाह ये सब मान अपने ख्याल Thank you so much, Hamza. Thank you, sir. जज़ाकुमुल्लाह Thank खैर। you so much. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you. Nafis. रखें।